Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about nuclear weapons and India. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. तो क्यों न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में आपको पता है एक मूवी आई ओपनहाइमर, उसमें एटम बम के बारे में बातचीत की गई कि कैसे एटम बम डेवलप किया सबसे पहले यूएस ने, एंड अ फाइनल टेस्ट दैट वाज द ट्रिनिटी टेस्ट कंडक्टेड इन द यूएस अंडर इट्स प्रोजेक्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और फिर बाद में इस एटम बम को उन्होंने ड्रॉप किया जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा में। उसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट ओपनहाइमर ही डेवलप्ड a kind of sense of guilt where he is found to be saying कि I feel I have blood on my hands। तो डॉक्टर ओपनहाइमर ने बहुत पहले ही कह दिया था कि न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सप्लोड करने के लिए चेन रिएक्शन होता है उसके अंदर। एट द सेम टाइम ही सेड कि वर्ल्ड कंट्रीज भी इस एटम बम के इस्तेमाल के बाद जो हमने जापान के ऊपर किया उसके बाद वर्ल्ड कंट्रीज के अमंगस्ट भी एक चेन रिएक्शन होगा जिसमें डिफरेंट कंट्रीज विल डेवलप देयर ओन न्यूक्लियर वेपन एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर विल बी ह्यूज स्टॉक पाइल ऑफ न्यूक्लियर वेपन ऑन द अर्थ विच माइट प्रूव टू बी कैटास्ट्रॉफिक फॉर द वर्ल्ड। तो ये प्रेडिक्ट किया था डॉक्टर रॉबर्ट ओपनहाइमर ने, and he felt that perhaps he has created a very destructive thing that ultimately will lead to immense catastrophe and destruction of this world। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर बात हो रही है कि कैसे दुनिया के अलग अलग देशों ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया, जस्ट एज डॉक्टर रॉबर्ट ओपनहाइमर हैड प्रेडिक्टेड। उसी में इंडिया ने भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम न्यूक्लियर वेपन्स अपने लिए डेवलप किए। तो वही हम देखना चाह रहे हैं इस आर्टिकल में, जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। यही बताया गया है कि न्यूक्लियर वेपन्स हाउ इट वर डेवलप्ड बाय इंडिया अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। तो दिस आर्टिकल विल गिव अस अ लॉट ऑफ इनसाइट अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखिए, इंडियाज न्यूक्लियर स्टोरी। द अर्ली ईयर्स में हमारे जो प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनका अप्रोच न्यूक्लियर वेपन को लेकर के क्लियर था। ही वांटेड कंप्लीट डिसआर्मामेंट। वो चाहते थे कि ना इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाए और दुनिया के बाकी देश भी अपने न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरह से गिव अप कर दे। तो ही हैड अ ड्रीम ऑफ न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट वांटेड टू बी सीन a weak nation. He did not wanted India to be seen as a weak nation. He wanted to advocate the idea of nuclear free world, not from a position of weakness, but from a position of strength। कि आप जब कोई चीज कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, तो आपके पास पहले पावर होना चाहिए वॉयलेंस कमिट करने का, तभी तो आप दूसरों को कहेंगे कि देखो ना मैं वॉयलेंस कर रहा हूं ना आपको वॉयलेंस करना चाहिए। हिंदी में एक कहावत है ना कि क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। द फॉरगिवनेस बिलोंग्स टू द पावरफुल पीपल, और फॉरगिवनेस इज एट्रीब्यूट ऑफ द पावरफुल पीपल। तो डॉक्टर और ये जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो डिड नॉट वांटेड टू बी सीन एज अ लीडर ऑफ वीक नेशन। इसीलिए उस वक्त के जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब को जवाहरलाल नेहरू जी ने जिम्मेदारी दी कि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जितना हो सके उतना रिसर्च कीजिए और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इंडिया को आगे लेकर के जाइए, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिविलियन पर्पस के लिए कीजिए, बट एट द सेम टाइम कीप इंडिया रेडी और कीप इंडिया इन अ पोजीशन टू हैव अ कैपेबिलिटी टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन। तो आप देख सकते हैं हमारे सबसे वेल नोन, सबसे रेप्यूटेड न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और जवाहरलाल नेहरू को, तो ही हैड ए क्लियर इंस्ट्रक्शन कि आप सिविलियन पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप कीजिए। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने फिर डिवाइस किया इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर सिविलियन पर्पस। ये जो 3 स्टेज में न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब ने डेवलप किया, इसके बारे में आप डिटेल में समझ सकते हैं अगर आपको ये समझना है तो, बाय सीइंग माय न्यूज़पेपर एनालिसिस दैट आई डिड ऑन 21 फरवरी 2023। इसी साल किया था मैंने। तो ये बात होगी इंडिया के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, जिसकी फाउंडेशन रखी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने विथ 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। वहीं मिलिट्री पर्पस के लिए या आर्म्ड पर्पस के लिए भी इंडिया को रेडी रहने को कहा गया, लेकिन इंडिया ने आर्म्ड सेगमेंट में कुछ खास न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स किए नहीं, बिकॉज इंडिया हैड ए विजन ऑफ न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड, कंप्लीटली डिसआर्मामेंट।
बट फिर चाइना से हमारी लड़ाई हुई 1962 में, इन दैट वी हैड टू फेस सम रिवर्सेस ऑल्सो। और फिर 2 साल बाद ही चाइना ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया खुद के लिए 1964 में। एंड दिस वाज द टाइम, बाय द टाइम चाइना डेवलप न्यूक्लियर वेपन फॉर इटसेल्फ, जो यूएनएससी के जो 5 परमानेंट कंट्रीज थे, पांचों ने अपना अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया था तब तक। यूएस ने तो सबसे पहले डेवलप किया, फॉलोड बाय यूएसएसआर इन 1949, देन यूके इन 1952, फ्रांस इन 1960 एंड देन चाइना इन 1964। And it was believed कि China is helping Pakistan also to develop its nuclear weapons surreptitiously। चोरी छुपे चाइना और यूएस दोनों ही पाकिस्तान की भी मदद कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में। एंड दैट क्रिएटेड अ कंप्लीट थ्रेट फॉर इंडिया फ्रॉम बोथ साइड्स। एक तरफ से चाइना जो फॉर्मली न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो चुका था 1964 में, और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, ऐसे इंटेल रिपोर्ट्स थे। और फिर आया वर्ल्ड में 1967 में ये जो 5 कंट्री जिन्होंने तब तक न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया था, दे प्रपोज्ड अ ट्रीटी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन जिसका नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। एनपीटी का सरल सा मतलब ये था कि जिन देशों ने भी इस कट ऑफ डेट 1968 तक न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए हैं, ओनली दे विल बी अलाउड टू हैव न्यूक्लियर वेपन फॉर द टाइम बीइंग। नो न्यू कंट्री विल डेवलप न्यूक्लियर वेपन फॉर इटसेल्फ। बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन ना हो, बहुत ज़्यादा राइज ना हो नंबर्स में, इसको रोकने के लिए एनपीटी का आइडिया सजेस्ट किया गया। बट दिस एनपीटी आइडिया वाज डिस्क्रिमिनेटरी। ये जो कट ऑफ डेट दिया इन्होंने कि 1968 से पहले जिन्होंने डेवलप कर लिया है वो न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, इस हिसाब से P5 countries who are developed nuclear weapon till then were allowed to have nuclear weapon of their own, while any other country could not develop nuclear weapon of its own as per NPT. And since this treaty is discriminatory, it does not talk about complete disarmament, armament, India refused to sign it. इंडिया के अलावा पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने भी इसको साइन नहीं किया। एंड दे हैव डेवलप्ड देयर ओन न्यूक्लियर वेपन। जबकि साउथ सूडान ऐसा देश है जिसने इसको साइन भी नहीं किया है, ना ही उसने अपने लिए खुद के न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं। बट फिर भी आप कह सकते हैं कि एनपीटी एक ऐसा ट्रीटी है वेपन से रिलेटेड जिसमें दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज ने इसको साइन किया हुआ है। 191 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन पार्टी टू एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो चाइना ने न्यूक्लियर वेपन बनाया और उसके बाद एनपीटी का प्रोविजन ला दिया इन्होंने, और कोई नहीं बना सकता भाई, बस हम ही 5 रख सकते हैं। Naturally, India refused this because India found that this is against their principle of complete disarmament and it is discriminatory। भाई गिव अप करना है तो सब लोग गिव अप करो, बस आप रख सकते हैं हम नहीं रख सकते। दैट आइडिया वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया एंड इंडिया डेवलप्ड इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन लेटर ऑन, दैट वी विल सी। तो बाद में जवाहरलाल नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बने प्रधानमंत्री। वो कम समय के लिए रह पाए प्रधानमंत्री। ही डाइड इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस इन ताशकंद इन 1966। उसके बाद बनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। शी ऑल्सो वांटेड टू स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन, और उन्हीं के लीडरशिप में 1974 में, उनके प्राइम मिनिस्टीरियल रेजिम में 1974 में इंडिया ने कंडक्ट किया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जिसको हम लोग पोखरण 1 नाम से भी जानते हैं, जिसमें इंडिया ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया। बट चूंकि दुनिया के अलग अलग जगहों से हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहे थे, क्रिटिसिज्म हो रहा था, इंडिया डिड नॉट डेवलप दैट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू द लेवल ऑफ हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो हमने एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जरूर, लेकिन हमने उसके बाद अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर नहीं किया 1974 में आफ्टर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन दुनिया के बाकी कंट्रीज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि इंडिया जैसा देश अपने लिए खुद के लिए न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। और फिर यूएस ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको कहा गया है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इज बेसिकली ग्रुप ऑफ फ्यू कंट्रीज हु हैड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टिल देन और न्यूक्लियर मटेरियल। जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आपको मटेरियल चाहिए ना, यूरेनियम वगैरह चाहिए, प्लूटोनियम चाहिए। तो ऐसे देश जिनके पास या तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी या ऐसे देश जिनके पास न्यूक्लियर मटेरियल्स थे, ऐसे देशों का एक ग्रुप बनाया गया इंडिया के ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद। उस ग्रुप को नाम दिया गया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। और ये 48 कंट्रीज का ये जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया गया, इन कंट्रीज ने आपस में कमिटमेंट किया कि हम इस ग्रुप से बाहर किसी भी और देश को ना ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे, ना ही न्यूक्लियर मटेरियल देंगे। तो बेसिकली इंडिया जैसे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर
आर्म्ड पर्पसेस से डेवलप करने से रोकने के लिए दिस ग्रुप न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वाज क्रिएटेड। तो एज यू कैन सी यूएस ने हर बार इंडिया के इनिशिएटिव्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। यूएस लेड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी आया और अब यूएस लेड न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना दिया गया 1974 में, एंड ऑल सच अटेम्प्ट्स वेयर देयर टू स्टॉप कंट्री लाइक इंडिया फ्रॉम हैविंग देयर न्यूक्लियर वेपन ऑफ इट्स ओन टू प्रोटेक्ट इट्स ओन इंटरेस्ट। लेकिन फिर हमारे प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी, एंड ही वाज वेरी पर्टिकुलर कि इंडिया को अपना नेशनल इंटरेस्ट बनाए रखना है तो उसके खुद के न्यूक्लियर वेपन होने ही चाहिए फॉर आवर ओन इंटरेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान भी चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन बना चुका था। दैट वाज एन ओपन सीक्रेट। तो फिर हमने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के लीडरशिप में कंडक्ट किया ऑपरेशन शक्ति, जिसको हम लोग पोखरण 2 नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इंडिया ने अपने आप को फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो यह है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैसे इंडिया के ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद 1974 में ये दुनिया के 48 कंट्रीज ने आपस में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया, लेकिन और मेनली इंडिया जैसे देशों को रोकने के लिए। बट यू सी 1974 तक इंडिया के काफी अगेंस्ट रहता था यूएस। इवन 1998 तक भी इंडिया के तमाम इनिशिएटिव्स को काफी कर्ब करता था यूएस, क्योंकि यूएस हैड नो अलाइनिंग इंटरेस्ट विथ इंडिया। बट 2001 से क्या चीजें हुई हैं? 2001 में यूएस के ऊपर टेरर अटैक हुआ। वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो ट्विन टावर है उसको गिराया ओसामा बिन लादेन ने। सो दैट टेरर अटैक, और इंडिया तो पहले से टेररिज्म का विक्टिम बन ही रहा था। सो दैट ब्रॉट यूएस एंड इंडिया टुगेदर टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द कॉमन चैलेंज इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म, एंड नेक्स्ट द कॉमन एनिमी इन द फॉर्म ऑफ चाइना। दीज टू ब्रॉट इवन मोर कन्वर्जेंस बिटवीन यूएस एंड इंडिया। यही रीजन है कि ये यूएस अमेरिका जिसने 1974 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया था हमारे ही अगेंस्ट, उसी ने 2016 में काफी कोशिश की कि इंडिया को भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बना दिया जाए, एनएसजी की मेंबरशिप दिला दी जाए। यूएस ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, बट चाइना ने इंडिया की मेंबरशिप को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया 2016 में। तो चाइना और उसके अलावा कुछ ऐसे देश हैं जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह, उन्होंने भी हमें धोखा दिया। लास्ट मोमेंट में उन्होंने इंडिया की मेंबरशिप या एंट्री टू द एनएसजी उसको सपोर्ट करने से मना कर दिया, एंड दिस इज हाउ इंडिया दैट वाज अबाउट टू गेट मेंबरशिप ऑफ एनएसजी इन 2016 कुड नॉट गेट इट। तो इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स, फर्स्ट एटम बम developed by US in 1945 under Manhattan Project, Trinity test dropped on Japan by the end of World War II. And since then, India during Nehru, under Dr. Homi Jahangir Bhabha, three-stage nuclear plan for civilian purpose and developed its own capability. India was trying to develop its own capability for weapon. But 1962 में चाइना वॉर, 1966 में चाइना ने डेवलप किया न्यूक्लियर वेपन, एंड देन एनपीटी, according to which only P5 countries could have their own nuclear weapon. All such things prompted India to go for nuclear testing of its own. और 1974 में इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद यूएस लेड एक ग्रुप बनाई गई, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इन ऑर्डर टू इंश्योर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल एम्बार्गो फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, यानी कि हमारे जैसे देशों को ये सारी चीजें ना मिले। 1998 में इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन शक्ति एंड इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट, बट वी आर अ रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट, एंड दैट इज वाई इंडिया फॉलोज द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज। यानी कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो, लेकिन इसका इस्तेमाल हम किसी भी देश पे पहले नहीं करेंगे अपने तरफ से। जब तक हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा तब तक हम लोग न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी दैट प्रोजेक्ट्स how responsible India is as a nuclear weapon state. The next article is about Voyager probe. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. तो Voyager हाल फिलहाल में क्यों न्यूज में था वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1974 में, देखिए काफी पहले, नासा ने प्लान किया दो स्पेस प्रोब, Voyager 1 and Voyager 2, in order to explore the four outer planets of our solar system, outer big planets of our solar system, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो Voyager 1, देखिए मजे की बात यह है कि Voyager 1 से पहले Voyager 2 को भेज दिया गया था। Voyager 2 was sent on 28th August 1977, while Voyager 2 was sent 2 weeks later on, Voyager 1 was sent 2 weeks later on September 5.
तो वोएजर 2 को पहले भेज दिया गया, क्योंकि वोएजर 2 का जो रास्ता है, पाथ है, वो थोड़ा लंबा था, और वोएजर 1 को बाद में भेजा गया। तो ऐसे ट्रिकी सवाल बना सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में हमारा नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, कि वोएजर प्रोब्स, ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है कि वोएजर प्रोब्स बाय नासा इन ऑर्डर टू स्टडी द लार्जर प्लैनेट्स, outer larger planets of our solar system. That statement will be correct. And then we'll say कि Voyager 1 was sent earlier, and then in 1990s later on Voyager 2 was sent, और हमें लगा कि हो सकता है सही हो, Voyager 1 के बाद ही तो भेजा गया होगा Voyager 2, लेकिन that is not correct. Voyager 2 was sent earlier, 2 सप्ताह पहले लगभग भेजा गया as compared to Voyager 1। और आप देख भी सकते हैं कि Voyager 2 की ट्रैजेक्टरी थोड़ी लंबी थी, इसी कारण से 2 को पहले भेज दिया गया, 1 को बाद में भेजा गया। ये जो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हैं, इन दोनों के ऊपर लगभग सिमिलर तरह के एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। आज भी ये काम कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर सिमिलर तरीके के एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि टेलीविजन कैमरा, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट सेंसर्स, प्लाज्मा डिटेक्टर्स एंड ऑल। नो नीड टू गेट इनटू दैट मच टेक्निकलिटीज। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि दीज वॉयेजर प्रोब्स that were sent so earlier 1977 में, these are the farthest ever probes from earth। धरती से, हमारे अर्थ से सबसे ज्यादा दूर भेजे जाने वाले प्रोब्स हैं ये वॉयेजर, एंड दे हैव रीच टिल द इंटरस्टेलर स्पेस। तो इंटरस्टेलर क्या होता है, उस पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये सबसे मजेदार बात है, हमारा जो अर्थ है इससे सबसे दूर भेजे जाने वाले ये प्रोब्स हैं वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2, और ये इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं। देखिए इंटरस्टेलर होता क्या है, स्टेलर मतलब होता है स्टार्स, और इंटर मतलब लिटरली, इंटरस्टेलर मतलब दो स्टार्स के बीच का जगह, जो एक आप समझ सकते हैं दो स्टार्स के बीच का आप ट्रांजिशन जोन बोल सकते हैं। तो हमारा सोलर सिस्टम बेसिकली, उसमें जो सन है वो एक स्टार ही तो है। तो सन के पास, सन जो एक स्टार है, इसके कारण यहां से जो निकलने वाली एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, जिसको हम लोग सोलर विंड्स कहते हैं, ये एनर्जी अल्टीमेटली जाकर के यहाँ इस रेंज तक खत्म हो जाती है। ये हमारे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, देन यू मे से प्लूटो। ठीक है, वो तो ड्वार्फ प्लैनेट है। उसके बाद यहां तक जाते जाते सन की लगभग सारी एनर्जी एमिशन की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो सन जहां तक एनर्जी इमिट कर पाता है उसको हम लोग कहते हैं हीलियोस्फेयर। तो हीलियोस्फेयर यहां तक खत्म हो जाता है। वहां के बाद सन भी एक एनर्जी है, सन भी एक स्टार है, उसी तरीके से काफी सारे और भी स्टार्स हैं। यहां के बाद बाकी स्टार्स का अपना हीलियोस्फेयर का जोन शुरू होता है। ये छोटे छोटे स्टार्स दिखाए गए हैं, बट ऑल ऑफ देम आर एज बिग एज सन और इवन बिगर देन द सन। लेकिन ये सन का अपना हीलियोस्फेयर जोन है, वैसे ही बाकी सारे स्टार्स का अपना हीलियोस्फेयर जोन है। और उस दोनों हीलियोस्फेयर जोन के बीच का जो एरिया है, ट्रांजिशन एरिया, इसको कभी कभार कह दिया जाता है हीलियोपॉज ऑफ सन। दिस स्पेस इज इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर, स्टेलर मतलब होता है स्टार, इंटरस्टेलर मतलब दो स्टार्स के बीच का स्पेस। और वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 हैव रीच्ड टिल दिस लेवल, इंटरस्टेलर स्पेस, एंड दैट मेक्स दीज प्रोब्स probe that has moved to the farthest limit of our solar system। हमारे सोलर सिस्टम के मैक्सिमम लिमिट तक ये पहुंचे हैं वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। और इन्होंने कई नई नई डिस्कवरीज भी की हैं, नई नई नॉलेज भी हमारे लिए भेजा है। जैसे वॉयेजर 1 ने इंफॉर्मेशन दिया कि आयो नाम का एक मून है जुपिटर का, विच इज जियोलॉजिकली एक्टिव। वहां पे 8 इस तरीके के एक्टिव वोल्केनेज हो जो कॉन्टिन्यूअस तरीके से वोल्केनिक इरप्शन करते रहते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन भेजा वॉयेजर 1 ने। वॉयेजर 1 ने एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजा। वॉयेजर 1 से पहले हमारा मानना था कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो मून है वो सैटर्न का मून है, जिसका नाम है टाइटन। ये हमारा मानना था। लेकिन वॉयेजर 1 ने इंफॉर्मेशन दिया कि नो, इट इज नॉट द मून ऑफ सैटर्न विच इज टाइटन, विच इज द बिगेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इनफैक्ट जुपिटर का मून है गाइनेमेड, सैटर्न का टाइटन नहीं, जुपिटर का जो मून है गाइनेमेड, दैट इज द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। दैट वाज सेंट बाय वॉयेजर 1।
Voyager 2, it discovered 3 new moons of Jupiter. It also confirmed the main constituent of Uranus are hydrogen and helium. तो Voyager 2 ने बताया कि कैसे जुपिटर का मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है 90% तक जुपिटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। आई एम सो सॉरी, यूरेनस इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। यूरेनस ब्लू कलर, मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम 90% तक। तो करंट कॉन्टेक्स्ट में वोएजर का न्यूज क्यों आ रहा है बार बार, क्यों ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि ये न्यूज में आए हैं, और ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि वोएजर 2 से हाल फिलहाल में नासा के साइंटिस्ट्स का कनेक्शन लगभग 2 वीक के लिए टूट गया था, क्योंकि नासा से इन्होंने कुछ गलत सिग्नल्स भेज दिए वोएजर 2 को, जिस कारण से वोएजर 2 का एंटीना जो है वो अपने डिजायर्ड डायरेक्शन से 2 डिग्री चेंज हो गया। आप सोचिए ना, कितनी बड़ी बात है, इतने डिस्टेंस पे भी अर्थ से हमने ऐसा कुछ सिग्नल भेजा नासा के साइंटिस्ट ने गलती से, जिसके कारण वोएजर 2 के जो एंटीना है उसका डायरेक्शन 2 डिग्री शिफ्ट हो गया, जिस कारण से कनेक्शन टूट गया। तो ये सब चीजें जब मैं पढ़ता हूँ, आपको भी लगता होगा, उम्मीद करता हूँ, ये जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम कितनी प्रिसीजन में चीजें हैं और साइंस या टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा डेवलप हो गया है। 2 डिग्री का अंतर और कनेक्शन टूट गया था, 2 वीक तक कनेक्शन नहीं था। आप सोचिए, हम लोग यूरेनस और नेपट्यून और सैटर्न से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, और 1-2 डिग्री इधर उधर बात हो जाने से इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाता है। तो वोएजर 2 से 2 वीक से इंफॉर्मेशन नहीं आ रहे थे, कनेक्शन टूटा हुआ था। बट अगेन नासा साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू स्टैब्लिश कनेक्शंस विद वोएजर 2। तो नासा हियर्स हार्ट बीट सिग्नल फ्रॉम वोएजर 2 आफ्टर मिस्टेकिंगली कटिंग कॉन्टैक्ट फॉर लास्ट 2 वीक्स। तो वॉयेजर 1 एंड 2 1974 में प्लान किया गया, 1977 में छोड़ा गया। 2 वाज रिलीज्ड बिफोर 1 एंड दीज आर फारदेस्ट प्रोब दैट आर इन इंटरस्टेलर रीजन। अर्थ से फारदेस्ट प्रोब हैं ये वॉयेजर। They have been sent to study outer planets that are Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Some interesting findings: Jupiter moon, that is Ganymede, that not Saturn's Titan, which is largest moon in our solar system. So Jupiter का moon Ganymede is largest moon in our solar system. Io, which is moon of Jupiter, has active volcanoes. Recently, due to wrong instruction, connections of Voyager 2 was lost, but again it has been established. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फिच downgrading US rating. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रेटिंग समझ लीजिए। देखिए, आप अपने देश में इंडिविजुअल्स के रेटिंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि इंडिविजुअल्स की अपनी रेटिंग जो होती है, सिविल रेटिंग जिसको कहते हैं, सुना होगा आपने कि अगर आपका बैंक में आपका सैलरी अगर अच्छा खासा है, अगर आपका पुराना लोन को रिटर्न करने का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा खासा है, तो आपका सिविल स्कोर अच्छा है रहता है। और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो आपको आराम से लोन मिल सकता है, और कुछ केसेस में सस्ते दामों पे भी लोन मिल सकता है। ये तो इंडिविजुअल के रेटिंग या सिविल रेटिंग की बात हो गई। ठीक वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे 3 एजेंसीज ऐसी हैं, मूडी, S&P एंड फिच। वो दुनिया की अलग अलग सरकारों को रेटिंग देती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं सोवरेन रेटिंग्स। अलग अलग सरकारों को रेटिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दैट कंट्री टू विच दैट गवर्नमेंट बिलोंग्स। उस देश में कितनी स्टेबिलिटी है, कितना उसका जीडीपी है, क्या उसका ग्रोथ है, उसके बेसिस पे रेटिंग दी जाती है। उसके अलावा सोवरेन रेटिंग के अलावा ये जो 3 एजेंसीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, दे ऑल्सो गिव कॉर्पोरेट रेटिंग। अलग अलग देशों के जो कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे टाटा, रिलायंस, इनको भी रेटिंग देते हैं। अब जैसे कि सिविल रेटिंग में जितना अच्छा स्कोर उतना आसानी से लोन मिल जाएगा और सस्ते दामों पे लोन मिल जाएगा, वैसे ही अगर सोवरेन रेटिंग जितनी अच्छी है जिस सरकार की, उसको इंटरनेशनल मार्केट में उतनी आसानी से लोन मिल जाएगा और सस्ते दामों पे लोन मिल जाएगा। और जैसे जैसे रेटिंग खराब होती जाएगी, आपको लोन मिलने में भी दिक्कत होगी और इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा चुकाना होगा। और एक लिमिट से अगर रेटिंग खराब हो गई तो उसके बाद इसको कहा जाता है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, यानी कि इस रेटिंग में अगर आपके देश हैं, अगर आपकी सरकार है, तो वो चाहे कितना भी इंटरेस्ट ऑफर करे, उस सरकार को लोन नहीं मिलने वाला इंटरनेशनल मार्केट से, क्योंकि उसकी रेटिंग बहुत खराब है। और उसके जो बॉन्ड्स हैं उस गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है, उसको कहा जाता है जंक बॉन्ड। तो दिस इज नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, दिस इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड। इन्वेस्टमेंट ग्रेड में भी जितनी अच्छी रेटिंग, उतना आसानी से लोन मिल जाएगा। अब करंट न्यूज पे आइए। हाल फिलहाल में
फिच ने क्या किया है, यूएस की रेटिंग ट्रिपल ए से घटा करके ए प्लस कर दिया है। यूएस की रेटिंग थोड़ी सी घटाई गई है। उसको घटाने के पीछे फिच ने कहा है कि उसको उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में यूएस की इकोनॉमी के स्टेटस थोड़े से खराब होंगे, ग्रोथ रेट खराब होगा, हो सकता है यूएस माइल्ड रिसेशन में भी चला जाए ये करंट फिस्कल ईयर के फोर्थ क्वार्टर में या नेक्स्ट फिस्कल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में। और वो इसलिए क्योंकि यूएस की जो ओवरऑल गवर्नमेंट का डेट है वो काफी ज्यादा माउंट होता जा रहा है। मोर देन 100% ऑफ द जीडीपी इज डेट ऑन द यूएस गवर्नमेंट, तो दैट इज हाई। एंड फॉर दैट रीजन यूएस की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी खराब होगी, जिस कारण से उन्होंने उसकी रेटिंग ए ट्रिपल ए से खराब करके ए प्लस की है। अब ये जो रेटिंग खराब किया है, इससे दुनिया के बाकी देशों की इकोनॉमी पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। देखिए, यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो दुनिया के ज्यादातर देश उससे ट्रेड करते हैं। और अगर अब यूएस की रेटिंग खराब हुई है, यानी कि इसका इंडिकेशन है कि यूएस की इकोनॉमी में माइल्ड रिसेशन आने वाला है। यानी कि यूएस की इकोनॉमी में अगर रिसेशन आएगा तो बाकी दुनिया के देश जो उससे ट्रेड करते हैं, वो जो वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं चीजों को, वहां पे भी, उन देशों में भी ट्रेड की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कम होंगी। फॉर एग्जाम्पल यू टेक इंडिया। इंडिया के लिए यूएस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, एंड इंडिया का बहुत ज्यादा ट्रेड सरप्लस भी है यूएस के साथ, यानी कि काफी सारा हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। बट इफ यूएस इकोनॉमी इज गोइंग टू फेस अ स्लो डाउन, दैट मीन्स इंडियन इकोनॉमी के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी नुकसान होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम और मैटर ऑफ कंसर्न फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। ये रेटिंग खराब हुई है अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन रेटिंग खराब क्यों हुई है? क्योंकि यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन फेस करने वाली है। और यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन फेस करने वाली है मतलब हमारी इकोनॉमी को भी कुछ असर पड़ सकता है। बात चल रही है अगर रेटिंग की, तो एक और चीज देख लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे, हमारे देश के इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में कहा गया कि ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं, तीनों के तीनों, एस एंड पी, फिच एंड मूडी, ऑल थ्री रेटिंग एजेंसीज आर बायस्ड। ऐसा कहा इकोनॉमिक सर्वे ने। इकोनॉमिक सर्वे ने डेटा निकाला और उन्होंने कहा कि चाइना और इंडिया जैसे इकोनॉमी, जो इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी भी है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, फिर भी हमारी रेटिंग अक्सर खराब ही रहती है। इफ यू सी रेटिंग ऑफ इंडिया, यू फाइंड कि इंडिया इज ऑल प्लेस्ड ऑलमोस्ट हियर, जस्ट अबव द इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जबकि हमारी इकोनॉमी अच्छी खासी स्टेबल है, बड़ी है, हमारा कोई लोन पे डिफॉल्ट भी नहीं है फॉरेन मार्केट से। देन येट इंडियन इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी इज रेटेड वेरी लो। इंडिया तो काफी लो है, चाइना इज ऑल्सो रेटेड वेरी लो। एंड दैट इज हाउ इकोनॉमिक सर्वे सजेस्टेड कि ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं, दे आर बायस्ड अगेंस्ट एशियन इकोनॉमीज लाइक इंडिया एंड चाइना। दैट इज वाई economies like India and China should create their own rating agencies। एंड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे इसके लिए बात भी चल रही है कि ब्रिक्स कंट्रीज शुड डेवलप देयर ओन रेटिंग एजेंसीज एंड ऑल्टरनेट टू मूडी, एस&पी एंड फिच। सो फिच डिग्रेडेड यूएस रेटिंग। तीन रेटिंग एजेंसीज हैं, एस&पी, मूडी, फिच। सोवरेन रेटिंग भी देते हैं, कॉर्पोरेट रेटिंग भी देते हैं। रिसेंटली फिच डाउनग्रेडेड यूएस फ्रॉम टॉप टू वन नॉच डाउन, से एक ही नॉच नीचे किया है डिग्रेड करके। वाई डिग्रेडेड? बिकॉज फिच बिलीव्स दैट देयर विल बी स्लो डाउन, माइल्ड स्लो डाउन इन यूएस इकोनॉमी। इट माइट इम्पैक्ट इंडिया बिकॉज इंडिया हैज अ ह्यूज ट्रेड विद यूएस एंड दैट टू ट्रेड सरप्लस, तो इंडिया के एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और एलिमिनेशन मेथड से सवाल होगा। ठीक है, मैंने अभी हिंट्स दे दिया। नाउ यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन and submit the answer in the comment section. The next article is about Durand Cup. This topic is important for our syllabus GS पेपर 5 assignments point of view। छोटा सा न्यूज है, लेकिन मुझे लगता है एपीएससी के पीटी में आ सकता है, जो भी अगला एपीएससी का प्रीलिम्स होगा उसमें आ सकता है। डूरैंड कप के बारे में समझिए। ये दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। इंडिया में कराया जाता है। इट इज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। इसकी शुरुआत हुई थी 1888 में एट दागसाई इन हिमाचल प्रदेश, विच इज नियर शिमला। तो इस साल 2023 में 132nd एडिशन कराया जा डूरैंड कप का, और इसको कंडक्ट करा रहे हैं वेस्ट बंगाल, असम और मेघालय मिलकर के। तो असम भी डूरैंड कप को इस साल कंडक्ट करा रहा है। इस कारण से मुझे लगता है कि एपीएससी पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स में। तो दिस कप विल बी कंडक्टेड बाय दीज थ्री स्टेट्स। आसाम में गुवाहाटी और कोकराझार में ये कप के कुछ मैचेस खेले जाएंगे। वही सारी बातें यहाँ लिखी हैं, इसको एक्सप्लेन मुझे नहीं लगता करने की जरूरत है। कल जो मैंने आपको सवाल दिया था NSIL, इट इज सेकंड कॉमर्शियल इनिशिएटिव ऑफ इसरो आफ्टर अंतरिक्ष, दैट इज करेक्ट।
NSIL is responsible for promotion and commercial exploitation of products and services emanating from Indian space program. That is also correct. PM Gati Shakti is a digital platform. That is true, but the plan will bring all ministries, including railway and roadways together. ये गलत हो जाता because of this term all. But second गलत होते ही, I think through elimination method you get the answer 1 and 3 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.